कौन कौन नहीं लिख रहा? लिख रहे हो आप? कल लिखा था अभी तो ऐसी वीडियो भी बनाई है। इजी आ रहा आता था दिया मैम ये देखो काशी कहाँ को बैठे था। देखना पूरी देखना। नहीं, बाद में देखूंगी। टाइम 5:30 पे दिखाई कि माननी जरूरी है कि किस सीट पे आऊंगी मैं, तब लिखना शुरू करोगे। जिन्होंने कल लेक्चर नहीं लगा, पक्का देखोगे क्लास के बाद, पक्का प्रॉमिस करो स्टार्ट। कल सिर्फ एक ही पेज लिखा था, आगे पीछे जगह छोड़ दो। ये चेयर्स ले लो। एक नंबर के लिए आधा तो मिल जाएगा। है पेपर अच्छा हुआ है, जैसे जैसे प्रिडिक्ट किया था आया था ना, वैसे वैसे। अगर तुम थोड़ी सी मेहनत करते तो और अच्छा हो जाए। युवराज पक्का? तुम ना विश्वास नहीं करते, अगर विश्वास करो ना तो वो जो क्वेश्चन था ना 2 ग्राम वाला, अरे एक बार नहीं, अगर मेरी कल बच्चे आए नहीं, एक सेकेंड, कल मेरी बात सुनो, कल मुकत वाले बच्चे आए नहीं, बट मैं यही दिखा रही थी कि अगर तुम ये वाला जो 9th का बी पार्ट है, सेम वैल्यूज। एक सेकेंड, जब मैंने तुम्हें वांट ऑफ फैक्टर वाला क्वेश्चन कराया था कि देखो एसोसिएशन निकालनी है, देख लो, अगर अब किसी भी लड़के की आवाज आई, मत इधर मधुर फोन बंद कर दे, कर दे बंद। नवजोत फोन बंद। मानिश, अगर आप ट्रस्ट करो ना, तो जब मैंने आपको वांट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चंस करवा रही थी, मतलब आई डोंट नो, देखो मैंने कोई पेपर नहीं डाला, पर जब भी मैंने वांट ऑफ फैक्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है, यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था बार बार कि गाइस परसेंटेज एसोसिएशन निकालनी है, 1 - i, डाइबर दे रखा है, n2 लेना है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ वाली में ही आई पुट कर देना। और इतना भी बताया था कि बाय चांस तुम्हें बेंजोइक एसिड का मोलर मास नाप गिवन हो तो पूछ लेना किसी से। तो वैसे तो मैंने खुद बोला नहीं था कि C7H6O2 से 122 आएगा। नहीं था तुम्हें गिवन। इवन चलो एनीवेज, ग्राफ हो गया, सबने ड्रॉ कर लिया? हाँ दोनों ही करने हैं ना। हरिया परिया फिर आगे बढ़े। प्रोडक्ट प्लीज बातें बंद। ध्रुव सेकंड, टाइम सेकंड में भी हो सकता है, मिनट। एक सेकेंड, लेट मी सी हु इज टॉकिंग इन द क्लास फॉर एनी रीजन। परम, अब कोई भी बात करेगा किसी भी कारणवश विल बी आउट।
Whatever is the reason. युवराज, परम, चले आगे। गुरताज कितने नंबर आ जाएंगे पेपर विच? सच्चे दसी? नहीं ना, 6 भी नहीं आएंगे ना, 10 आ जाएंगे। श्योरिटी नहीं है। अगर क्लास में ध्यान दो ना, हो ही नहीं सकता कि पेपर अच्छा ना हो। लग नहीं रहा अभी भी तुम बिल्कुल मोड में आए हो। अगर हाफ ईयरली में अच्छे नंबर लेने हैं ना, तो आपको पहले ये बातें करनी छोड़। यार व्हाट इज दिस? कोई गल नहीं, मैं फिर अगली बार याद करा दूंगी। तो चुप कर जा। देखो मैं कौन बोल रहा है, परम। ठीक है, फुल तो आते ही नहीं किसी के, मतलब अच्छे आ जाए ही बहुत बड़ी बात है। अच्छा कर लिया, चले आगे। अब इसके बाद लिखो इसके बाद लिखो रिएक्शन इन्वॉल्विंग नवजोत प्लीज लिख लो प्लीज। रिएक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन वन रिएक्टेंट, उसमें लिखो कंसीडर द रिएक्शन प्राप्त आउट। अब जिसका नाम ले लिया, चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है, फिर मत कहना कि मैं रूड हूं। कंसीडर द रिएक्शन, ये रिएक्शन ये वाली लिखो 5Br नेगेटिव। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कल मैंने लिखना सिखाया था, माइनस ये लिख लो प्लीज। पहले ये रिएक्शन लिखो, फिर कल मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सिखाया था -1/5। हरमन प्लीज, मैं आगे से ना एक तो दोनों बैचेस क्लब नहीं करूंगी। जो 1:30 बजे आते वो 1:30 बजे आओ, जो जाए सिलेबस भाड़ में। मैं सबको तुम्हारी सारी टेंशन लेती हूँ, तुम देखो 2 बैचेस मैनेज नहीं होते। उसके बाद यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यही तो सीख रहे हैं हम लिखना, -डेल्टा R। कल से आने की जरूरत नहीं है गुरता, जब तक कॉपी नहीं खुली तुम्हारी। कौन बताएगा मुझे R की यूनिट्स क्या होती हैं? मोल पर। और टाइम की यूनिट, तो रेट की यूनिट्स क्या होगी? मोल पर, लीटर पर। यूनिट्स क्या होंगी रेट ऑफ रिएक्शन की? ये नेक्स्ट टॉपिक है, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। पहले ये लिखना है टॉपिक, फिर ये लिखना है।
एंड एक चीज और सुन लो, रेगुलर आया करो, ऐसे नहीं एक दिन आ रहे हो 2 दिन नहीं आ रहे, फिर सारा ही लिखना है। युवराज सच में यू आर नॉट रेगुलर। 2-3 बार मुझे रिसेप्शन वाले मैम कहते हैं मैम युवराज हट गया, फिर आ जाते हो। लिक्विड लिख लिया सबने? लिख लिया, ठीक है, नहीं तो मैं आगे करूँ। यू हैव टू बी क्विक। अगर ज्यादा रह गए तो फटाफट फोटो ले लो, बिकॉज आई हैव टू गो अहेड। नवजोत आज बिल्कुल नहीं सुन रहे तुम लोग। करूं आगे? ये क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, प्लीज लिखो क्वेश्चन। जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं समझा, कल अगर एक क्वेश्चन कर लोगे सब समझ आ जाएगा। लिखो न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल लिखो। फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 gives to अमोनिया। जिन्होंने कल की क्लास लगाई थी या नहीं लगाई थी, नो मैटर। आप ये क्वेश्चन लिखो, इसका सोल्यूशन समझना, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कुछ ज्यादा होता ही नहीं, बट जब लिख रहे होते तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या क्या हो गया। जस्ट राइट दिस क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन एंड यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। Rate of for the reaction, the rate of change of concentration of hydrogen is 0.3 into 10⁻⁻4 mole per second. The rate of change of concentration of ammonia is प्लीज राइट डाउन दिस न्यूमेरिकल। जो लोग आज अपनी लाइफ में सीरियस नहीं है ना, और सीरियसनेस सिर्फ पेपर से एक दिन पहले के लिए नहीं होती है। इन एवरी क्लास फॉर एवरी क्वेश्चन यू हैव टू बी सीरियस, तब जाके कुछ अचीव करो। देखो तुम्हारे मार्क्स आए ना आए, बट मैंने 20 में से 20 की तैयारी कराई हुई थी। करवाई हुई थी कि नहीं करवाई? कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक्स हैपन, इट्स ओके। हो गया? क्वेश्चन लिख लिया सबने? चलो अभी कोई सॉल्व नहीं करेगा। सुन ले गुरदाज, जब भी हमें कोई रिएक्शन गिवन होती है तो सबसे पहले हमें रिएक्शन का रेट लिखना होता है। सारे ध्यान से देखो, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। जब भी हमें कोई रिएक्शन गिवन होती है, मैं अकबरवानी सुन ले तो भी निकल आया था। किसी भी रिएक्शन की स्पीड को कैसे निकालते हैं?
अगर तुम N2 की टर्म्स में निकाल रहे हो, N2 रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के टाइम के साथ कंसंट्रेशन घटती चली जाती है। जैसे N2 मान ले पहले 10 था, बाद में कितना रह गया 8, तो चेंज कितना आया 8 माइनस 10 माइनस 2 माइनस में। इसलिए कल मैंने समझाया था कि जब भी आप किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है उसकी मदद से स्पीड लगाते हो तो बाहर ही माइनस लगा देते हो, ताकि अगर जब आप चेंज निकालो माइनस में आए तो बाहर का माइनस उसे प्लस कर दे। मुद्दे की बात यह है कि अगर आपको रेट का एक्सप्रेशन लिखना है और अगर आप किसी रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख रहे हो तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कहा कि कोई बच्चा कहेगा मयंक कि मैम मैं H2 की टर्म्स में भी तो रिएक्शन की स्पीड निकाल सकती हूँ, मैं ये भी तो कर देख सकती हूँ कि H2 कितनी तेजी से घट रहा है। बट कल मैंने तुम्हें बोला था कि अगर कोई स्टूडेंट रिएक्शन की स्पीड तनवीर H2 की मदद से निकालेगा तो उसका आंसर अलग आएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में ही पता लग रहा है कि H2 3 गुना जल्दी जल्दी घट रहा है क्योंकि उसके आगे 3 है। बट ऐसा तो हो नहीं सकता किसी एक ही रिएक्शन की स्पीड अलग अलग हो। तो साइंटिस्ट ने कहा कि तुम क्या करो, जब भी तुम किसी रिएक्टेंट की टर्म्स में स्पीड निकाल रहे हो और उसकी स्टोइकियोमेट्री 1 नहीं है तो उस स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देना। माइनस तो आएगा ही आएगा, माइनस तो इस वजह से आएगा क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है। और गुरताज मैंने 3 से क्यों डिवाइड किया? अगर तुम 3 से डिवाइड ना करते और तुम देखते कि H2 कितनी तेजी से घट रहा है, वो तो 3 गुना तेजी से घट रहा है, तो उससे जो रिएक्शन की स्पीड आती वो तो 3 गुना ज्यादा आ जाती। तो ऐसे ऐसे थोड़ा होगा कि जो बच्चा N2 की मदद से रिएक्शन की स्पीड निकाल रहा है उसका आंसर अलग आएगा और H2 की मदद से रिएक्शन की स्पीड निकालेगा उसका आंसर गलत आएगा। जब रिएक्शन ही सेम है तो कल का लेक्चर जिन्होंने नहीं लगाया था, एंड स्टोरी यही निकली थी कि वेन एवर वी आर एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एनी रिएक्टेंट और एनी प्रोडक्ट, तीनों से आंसर सेम आए वो तभी पॉसिबल है हमने स्टोइकियोमेट्री से क्या कर देना, डिवाइड। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री H2 की कितनी थी भव्य? 3, तो मैंने किससे डिवाइड कर दिया? एवरीबॉडी प्लीज, मयंक शर्मा। अब किसी ने कहा कि मैं तो मैम अमोनिया की मदद से रिएक्शन की स्पीड निकालूंगा। अमोनिया प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ते हैं, तो जब आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज निकालते हो फाइनल माइनस इनिशियल तो आंसर पहले ही पॉजिटिव आता है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि जब आप प्रोडक्ट की टर्म्स में रिएक्शन का रेट लिखोगे तो माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। लेकिन भव्या इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक सबको समझ आ गया? अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि मैम क्वेश्चन में कहीं लिखा तो है नहीं फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, हमें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया निकालना है। हमें तो क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तनवीर ध्यान दे दे, ये चीज निकालनी है। बट मुझे एक बात बताओ, जिस बच्चे ने रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन ही नहीं लिखा होगा उसको कैसे पता लगेगा कि मैं डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T कैसे निकालूं? अब देखो गिवन क्या है, किसका चेंज गिवन है? हमें H2 की वैल्यू गिवन है 3 × 10⁻⁻⁴। निकालनी किसकी है? आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, -1/3 आउट। मैम आउट, वो तो यही होता है जिसको मैं आउट बोलती हूँ वो यही बोलने लग जाता है। कोई हंसा, कोई बोला, अब मैंने बोल दिया कि आउट, मेरे को कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं नहीं बोल रहा था। मेरे को कोई किसी से कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। अगर मैं मयंक बोल रही हूँ या तनिष बोल रही हूँ, मैंने सुना होगा तभी बोल रही हूँ, नहीं तो मैं हरमन भी बोल सकती हूँ। अब देखो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, सिर्फ हाइड्रोजन और अमोनिया की वैल्यू को इक्वेट कर दिया क्योंकि मुझे वैल्यू दी किसकी हुई है, निकालनी किसकी है? ना मुझे N2 की वैल्यू गिवन है ना मुझे रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू गिवन है, तो इसको कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं है। बट अगर मैं ये एक्सप्रेशन ही ना लिखती, अगर मैं ये एक्सप्रेशन ही ना लिखती तो मुझे कैसे पता लगता कि H2 और अमोनिया आपस में कैसे रिलेटेड है? What I am saying is कि for once आपको ये लग सकता है कि मैम क्वेश्चन में तो कहीं लिखा ही नहीं है कि you have to calculate rate of reaction, फिर आप rate of reaction का एक्सप्रेशन क्यों लिख रहे हो? तो मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपने सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख लेना है,
ये नहीं सोचना कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी भी है कि नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही देख लो कहीं भी नहीं लिखा कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। निकालना था रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, मतलब डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी थी। बट क्योंकि आपने रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा, तभी आपको पता लगा ना कि हाइड्रोजन और अमोनिया का क्या रिलेशन है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैल्यू आपको दे रखी है। यानी कि अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन और इसको छोड़ के इन दोनों को इक्वेट कर लिया, किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा। तो तनवीर इफ 2 का क्या करूं, उस साइड ले जाओ, -2 बाय, और डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी की वैल्यू क्या गिवन है, ये देख, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी गिवन है, देख, -0.3 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहां से डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई, इसको सॉल्व करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 0.1, 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ विद नेगेटिव साइन। आई अगेन रिपीट, इस क्वेश्चन में हमें हाइड्रोजन का बदलाव दे रखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइड्रोजन गिवन था, और रेट ऑफ चेंज ऑफ अमोनिया प्रोडक्ट निकालना था। पूरी रिएक्शन का तो रेट निकालना ही नहीं था। बहुत बार क्वेश्चन ऐसा होगा जब आपको पूरी रिएक्शन का रेट नहीं निकालना होगा, बल्कि किसी एक रिएक्टेंट में चेंज गिवन होगा। जिनके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैम ये कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का चेंज गिवन है, अकेली डेल्टा H2 नहीं गिवन, डेल्टा टी तो गिवन ही नहीं है, बट जब रेट लिख दिया, क्या लिख दिया, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है कि डेल्टा NH3 नहीं गिवन, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी गिवन है। रेट का क्या मतलब है, अकेले डेल्टा NH3 की वैल्यू नहीं गिवन, किसकी वैल्यू गिवन है, सॉरी, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा, और निकालनी किसकी है, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा। बट हाउ डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी इज रिलेटेड टू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, ये हमें कैसे पता लगा, आफ्टर राइटिंग द रेट ऑफ। तो इस क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है, कितने बच्चों को समझ आया, कुछ क्या हो गया ये, हाँ जी समझ आया ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखना है, रेट ऑफ लिखो, फिर शुरू करो सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखोगे गुरताज, रेट ऑफ, ये रिएक्शन द रेट इन टर्म्स ऑफ क्या होगा, माइनस डेल्टा NT अपॉन N2 अपॉन, फिर किसकी टर्म्स में लिखोगे, हाइड्रोजन, लेकिन नीचे किससे डिवाइड करोगे, हैं, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 3 है ना। फिर किसकी टर्म्स में लिखोगे, NH3। फिर तुमने देखा कि गिवन क्या पढ़, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, यानी कि देखो इसकी वैल्यू गिवन है ना, इसकी वैल्यू गिवन है ना, रिएक्शन की रेट की वैल्यू गिवन है ना, निकालनी है, निकालनी किसकी है, अमोनिया की। तो अगले स्टेप में तूने सिर्फ इसको और इसको इक्वेट कर लिया, जो गिवन है और जो निकालना है। फिर जो निकालना था उसके साथ क्या पड़ा हुआ था, उन्हों आपा कितने रह गए, दूसरी साइड। तो ये क्या बन गया, 2 बाय, डोंट लाफ ऑन माय पंजाबी, हो गए। यहाँ पे H2 की वैल्यू कितनी गिवन है, दिस, इसको सॉल्व करा, आंसर कितना आ गया, -0.2 इंटू 10⁻⁻, विच इज मैचिंग विद विच ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन में बस अगर आज के लेक्चर में आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना भी सही आ गया ना, तो मतलब तुम्हें समझ आ गया। ये ना एक मैनर्स होते हैं कि क्लास में आप, मेरे फोन की आज तक आवाज आई है, बीइंग अ टीचर आई हैव नो गट्स ऑफ कीपिंग द फोन ऑन माई लाउड, और आप लोग फिर देख लो कैसे हो। आई थी कब, 365 दिन में अगर 3 बार आ भी गई होगी तो फिर क्या होगा, ऐसे तो नहीं कि रोज ही बज रहा। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन करें। अब अगले क्वेश्चन में मयंक शर्मा खुद रेट ऑफ रिएक्शन लिख पाओगे, लिखो फिर, चलो चलो। पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, एक सेकंड, ये नहीं देते,
हाँ जी, ये क्वेश्चन लिखना। कंसीडर द रिएक्शन न्यूमेरिकल 2 प्लीज। नवजोत लिखो। क्वेश्चन लिखना है, नोट्स में जितने क्वेश्चन होंगे वही पढ़ोगे ना। अगर नोट्स में ही क्वेश्चन नहीं होंगे। हरमन, कंसीडर द रिएक्शन। पहले ना मैं क्वेश्चन डिक्टेट करती होती थी, अब मैंने स्मार्ट ये लिया है कि क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाए। तुमने भी अपने आप को स्मार्ट मान लिया कि हाँ अपनी कॉपी में अपने आप ही क्वेश्चन आ गया, हम लिखते ही नहीं है। लिखना होता है तुम लोगों ने। कंसीडर द रिएक्शन 2N2O5 in the reaction NO2 is being formed at the rate of। सबसे पहले मुझे रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कौन लिख के दिखाएगा? भव्य आप बताओ, बड़ी बातें हो रही हैं। रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ एक्सप्रेशन, पूरे हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट की टर्म्स में। सबसे पहले तेरे को कौन सा रिएक्टेंट दिख रहा है रिएक्शन में? N2O5। तो कैसे लिखूं? माइनस आएगा पहले। स्टोइकियोमेट्री क्या है? 2 डेल्टा। ये कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि मैं रेट ऑफ रिएक्शन को जब N2O5 की टर्म्स में लिख रही हूँ तो माइनस क्यों लगा रही हूँ? बिकॉज N2O5 इज अ रिएक्टेंट। जब भी हम रिएक्टेंट की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो माइनस लगाना ही लगाना है फॉर्मूले में। ये रूल है। समझ आती है बात तो ठीक है, नहीं तो बस रूल मान लो कि माइनस लगाना ही लगाना है। और 2 से क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि ये भी मैंने अभी बताया है कि अगर आप हर रिएक्टेंट की टर्म्स में रिएक्शन की स्पीड निकालोगे वो तो अलग अलग आ जाएगी। कोई 2 गुना तेजी से घट रहा है, कोई 4 गुना तेजी से बन रहा होगा, इसीलिए आंसर सेम आए। तो उसके लिए रूल उन्होंने क्या रखा कि अगर तुम्हें स्टोइकियोमेट्री 2 लग रही है तो उससे क्या कर दो? डिवाइड। नमन, अब N2O5 की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, अब किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे? विच इज द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट? सो विल आई गिव माइनस और पॉजिटिव? पॉजिटिव। देख एक मिनट में नेगेटिव। प्रोडक्ट है, अभी तो बताया कि रिएक्टेंट होता है तो क्या आता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट होता है तो माइनस। कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अच्छा फिर बता कैसे लिखूंगी? डेल्टा, डेल्टा टी, ये ले टी ऊपर ही आ गया, नालायक। डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा, बट व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्री गाइस? विल वी डिवाइड बाय 4? Okay, what about the next? Delta O2 upon delta, but if the stoichiometry 1। अब यहां तक रेट ऑफ रिएक्शन सबने लिख लिया? वंशिका क्वेश्चन रीड करना। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन ही निकालना है, बट प्राप्त हमें इंफॉर्मेशन किसकी दी हुई है? इन द रिएक्शन NO2। जो हमें रेट गिवन है वो NO2 का गिवन है। गिवन हमें इन द रिएक्शन NO2 इज बीइंग फॉर्म्ड एट द रेट ऑफ 0.0125। कर लो बातें, कुछ समझ नहीं आएगा। अब कई बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि मैम जब हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था और हमें क्वेश्चन को रीड करके पता ही लग रहा था कि हमें NO2 की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम सीधा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन NO2 की टर्म में ही एक्सप्रेस कर लेते। जरूरी हमें पूरा एक्सप्रेशन लिखना है? तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आपका इतना दिमाग चलता है कि अगर मैम हमें इंफॉर्मेशन ही NO2 की दे रखी है तो हम सीधा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन NO2 की टर्म्स में लिख लेते हैं कि NO2 1/4। क्योंकि अब देखो ना अगले स्टेप में तो मुझे कैरी फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन NO2 वाला ही कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा ना, क्योंकि वैल्यू मुझे इसकी ही दे रखी है। बट मैं फिर भी बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि पहली बार पूरा एक्सप्रेशन ही लिखा करो, क्योंकि कई बार बड़े सारे सब पार्ट होते हैं कि ऑल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ NO2O5। फिर आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन नहीं पता लगेगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है क्या नहीं पूछा वो बात की बात है। स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन पूरा ही लिख लिया करो।
यानी कि N2O5 की टर्म्स में भी लिख लिया, NO2 की टर्म्स में भी लिख लिया, O2 की टर्म्स। यार स्टार्टिंग में बैठ के तो मत बातें करो यार, और क्लासेस में बोलने की हिम्मत होती है तुम लोगों की? एम्बैरेस कर देते हो, बार बार बोलना पड़ता है, प्लीज। चलो एनीवेज इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन, और इंफॉर्मेशन किसकी दी हुई थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ NO2। युवराज बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ NO2 कितनी वैल्यू गिवन है? हाँ 0.0। अब पिछले बैच में किसी ने बोला था कि मैम ये 0.0125 स्टोइकियोमेट्री के साथ दे रखी है। मुझे बताना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? NO2 is being formed at the rate of point delta NO2 upon delta T। उन्होंने 1/4 के साथ क्यों दे रखी है? वो तो हमने उसको 4 से डिवाइड किया है ना, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर सेम आ जाए। इतने डम्ब क्वेश्चन मत पूछा करो। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि NO2 is being formed at the rate of like 0.0125, मतलब वो सिर्फ डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T की वैल्यू है। वो जो 4 हमने लगाया है वो तो हमने लगाया था ताकि हम किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट से आंसर निकालने सेम आ जाए। कहने का मतलब है ये 1/4 तो आपने लेना ही लेना है। आपको सिर्फ इतने पार्ट की वैल्यू दी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ NO2 या NO2 इज बीइंग फॉर्म्ड एट द रेट ऑफ 0.0125। कहीं पता लगे पूरी वैल्यू ही तुम ये ले लो। अब मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? 0.0031 और यूनिट्स मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि मोल पर लीटर, तो आंसर कौन सा मैच हो गया? बी। इतने सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो इतनी मेहनत मुझे करनी ही नहीं पड़ेगी जितनी मुझे करनी पड़ रही है। सो सिंपल थिंग्स आर दीज। तो अगला क्वेश्चन खुद करोगे? आई विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। नहीं करूंगी हेल्प। हैं? फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था और NO2 का रेट दे रखा था। किसी रिएक्टेंट की किस तेजी से रेट है और रिएक्शन के रेट सेम नहीं होते, क्योंकि देखो ना इसके रेट को तुम्हें 4 से डिवाइड करना पड़ रहा है तब जाके रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है। ओके, शुड आई डिस्प्ले द नेक्स्ट क्वेश्चन? यशप्रीत, आर यू इन द क्लास मेंटली और ओनली फिजिकली? कौन है फिजिकली सिर्फ? कोई ना, एक दिन घर पे फोन चला गया, मेंटली फिजिकली इमोशनली सारे अंदर हो जाओगे तुम क्लास के। एक दिन फोन जाएगा ना घर पे, या तुम्हारी PTM ही रख देती हूँ मैं। यस, नहीं ये नहीं है। हाँ ये है, करो नेक्स्ट। अब अपने आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो, क्या गिवन है क्या निकालना है, अपने आप करो। कम ऑन, इस चैप्टर को ना 6 दिन से ज्यादा नहीं लगने अगर तुम थोड़ा सा फोकस कर लो। अगला हम करेंगे ऑर्गेनिक्स का, हेलो एल्केन एंड हेलोरीन। ये फिजिकल केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है, लेकिन हाँ क्योंकि आज सारे आए हैं, लाल कितना टाइम रह गया? मुझे 5 मिनट पहले बता देना, मैं एक अनाउंसमेंट करूंगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ना इतना वाहियात तरीके से तुमने करा है, आधे चैप्टर में आधे बच्चे आ रहे हैं, आधे चैप्टर में आधे, और वो चैप्टर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ भी आता है। तो मैं एक प्लान बनाऊंगी कि एक दिन सिर्फ फैराडे लॉ का टेस्ट है, एक दिन सिर्फ इस न्यूमेरिकल का टेस्ट है, एंड टॉपिक करते लेड स्टोरेज बैटरी वाला, रिएक्शन वाला। हम पूरे चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, सो दैट बाय द टाइम ये चैप्टर कंप्लीट हो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी साथ साथ रिवाइज हो जाए। जैसे आपको सोल्यूशन और बायोमोलिक्यूल का कॉन्फिडेंस है ना, बिना मतलब का ही है, जो आता तो है नहीं कुछ वैसे, लेकिन जो बिना मतलब का कॉन्फिडेंस है कि आता है, वो वाला कॉन्फिडेंस हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए भी क्रिएट करना है। इसीलिए हम एक प्लान बनाएंगे, क्योंकि आज मैक्सिमम बच्चे आ रखे हैं। टेस्ट में पार्ट्स में लूंगी 4 टुकड़ों में, ताकि तुम्हें लगे भी ना कितना बड़ा चैप्टर है, एंड बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर वो चैप्टर रिवाइज हो जाए। कमल, ये वो बच्चे हैं जो खुद नंबर ले जाएंगे, जो खुद पढ़ के दूसरों के कब्रों में चूहे छोड़ देते हैं कि तुम ना पढ़ो, इधर पढ़ो। चलो लिखो, मेरे को नहीं पता। रेट ऑफ रिएक्शन, एक मिनट। तनवीर, कैन यू हेल्प मी? रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करो अमोनिया की टर्म्स में।
तनवीर ओनली विल आंसर अमोनिया। कैसे लिखूं? -1/4, वेरी गुड, डेल्टा, और ये ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट होना चाहिए। मैंने कल भी बताया था कि ये ब्रैकेट में डेकोरेशन के लिए नहीं लिख रही। इस ब्रैकेट का एक मतलब होता है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट होती है, मोलर कंसंट्रेशन। हुण गुरताज अगला रिएक्टेंट केड़ा है? अगला रिएक्टेंट केड़ा है? तां किवें लिखांगे? पहले माइनस, स्टोइकियोमेट्री की है डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा। नेक्स्ट क्या है? NO। प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट? अगली साइड चला गया प्रोडक्ट, तो नेगेटिव नहीं आएगा, ओनली डेल्टा पर 4 से। फिर किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे? वाटर। यहां तक किसी को दिक्कत? रेट ऑफ रिएक्शन सबको एक्सप्रेस करना आ गया? ब्रैकेट में लिखना है रिएक्टेंट, ये ना हो कि तुसी अमोनिया लिख रहे होते ब्रैकेट नहीं पा रहे, परफेक्ट लिखना है। अब गिवन क्या है परम क्वेश्चन में? देखियो, इफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, किसकी इंफॉर्मेशन गिवन है? इतने के पार्ट की, पर रेट ऑफ रिएक्शन ही निकालना। निकालना क्या है? यानी कि इन दोनों को इक्वेट करो। ध्यान से समझो, हमें रिएक्शन का रेट नहीं निकालना इस क्वेश्चन में। वैल्यू अमोनिया की दे रखी है, पूछी किसकी है? वाटर की। बट अमोनिया की मदद से वाटर का कैसे निकालेंगे वो हमें तभी पता लगा ना, अगर हमने पूरा एक्सप्रेशन लिख लिया तो हमें पता लग गया कि 1/4 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T 1/6, क्योंकि ये सारे इक्वल हैं। अगर ये सारे इक्वल हैं तो ये और ये भी इक्वल होंगे। गुरताज जे दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस, सारे इक्वल हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे? मैथ्स में पढ़ाते थे ना कि A इक्वल टू B एंड B इक्वल टू C, देन A इज ऑल्सो इक्वल टू C। ये वही बात है। अब इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी दे रखे 6, उधर ले जाओ। ये तो मैथ्स है ना कि अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ वाले को उधर ले जाओ, -6/, और इसकी वैल्यू दे कितनी रखी है क्वेश्चन में? पढ़ो, अमोनिया की। देख ले तनिष, तू नहीं चुप कर सकता, तूने बदनाम नमन को कर रखा है। पर नमन की आवाज नहीं आई आज। तो तुम मन में बोल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आवाज नहीं आनी चाहिए। कान में बोलो, मन में बोलो, कुछ भी करो, पर आवाज नहीं आनी चाहिए। मेरी बात ये समझ आ रही है कि ये अमोनिया की वैल्यू है, सिर्फ अमोनिया की। ये 6 कहाँ से आया तनवीर? यहाँ तो 4 था, यहाँ 6 कैसे आ गया? हाँ, ये इधर वाला इधर आया। तो कितना आंसर आ गया? ये ऑप्शन में नहीं है। सुनो, ये ऑप्शन में क्यों नहीं है? तुम्हारा आंसर -5.4 आ रहा है। तुम वैल्यू किसकी निकाल रहे हो? प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट तो टाइम के साथ बढ़ते हैं तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, बट तुम्हारा आंसर क्यों माइनस आ रहा है? तुम कहोगे क्योंकि मैम इधर ही माइनस है, बट तुम ये भी देखो ना, तुम्हें अमोनिया का जो रेट गिवन है, चुप रहो, 3.6, वो किस चीज का है? तो तुम्हें ये वैल्यू ही माइनस के साथ लेनी थी, ताकि माइनस माइनस तुम्हारा आंसर किस में आता? पहले नहीं बता रही मैं। देखो, तुमने एक्सप्रेशन में माइनस क्यों लगाया था? क्योंकि जब भी तुम रिएक्टेंट की टर्म्स में रेट को एक्सप्रेस करते हो, तुमने तो माइनस इस वजह से लगाया था, और तुम्हारा आंसर भी माइनस आ रहा था, जबकि तुम्हारा आंसर माइनस ही आना चाहिए। क्योंकि अब जब तुम वैल्यू निकाल रहे हो, वाटर एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अपीयर होता है, डिसअपियर नहीं होता। तुम्हारा आंसर इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि जो तुमने वैल्यू लिया अमोनिया की 3.6, वहां वो वैल्यू किसकी थी? अपीयरेंस की, डिसअपियरेंस की। तो तुम उसकी वैल्यू ही माइनस के साथ लो, ताकि बाहर का माइनस 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 उसको क्या कर दे? पॉजिटिव। वैसे तो उनको ही माइनस के साथ वैल्यू देनी चाहिए थी, ताकि वो माइनस के साथ वैल्यू लेते, एक माइनस तुम लगाओगे फॉर्मूले में, माइनस माइनस क्या हो जाता?
बट कई बार चीजें थोड़ी सी डिफरेंट वे से डिस्प्ले की जाती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में जो हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया है, वो उन्होंने डिसअपियरेंस वर्ड इसीलिए लगा दिया कि स्टूडेंट खुद ये समझे कि अमोनिया डिसअपियर हो रहा है इस रेट से। तो वो 3.6 इंटू 10⁻³ वैल्यू है, वो आपने पॉजिटिव में नहीं लेनी, वो किस में लेनी है? माइनस में। और एक माइनस तो फॉर्मूले में होगा, तो माइनस माइनस करके तुम्हारा आंसर फिर किस में आ जाएगा? पॉजिटिव। मतलब तू क्या, तू तो आधे घंटे, तू घंटे से ही क्लास में नहीं है। बताइयो मैंने क्या कराया? आज वो कराया है, वो क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। देखो लास्ट क्वेश्चन बिफोर यू लीव। नहीं, वो अनाउंसमेंट मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। तुम्हें 5 मिनट और मिल जाए वेस्ट करने के लिए। नो नो नो। अच्छा एक क्वेश्चन कर लो, एक, चलो फटाफट, मैं हेल्प कर रही हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन कौन लिखवाएगा मुझे? आज मैं न्यूमेरिकल दूंगी, रेट ऑफ रिएक्शन के करके आने हैं। यश, यश हेल्प मी टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। पहले रिएक्टेंट कौन है? दिख ही नहीं रहा। नाउ इज इट विजिबल? चल बता। एक मिनट पहले भी, एक मिनट यश, एक सेकेंड रुक जा। हरमन आ, तेरी मम्मा को कॉल है। नहीं वैसे भी मैंने बहुत दिन हो गया आंटी से बात ही नहीं करी। ये मयंक शर्मा, आपकी भी मम्मा से बात होगी। और किसकी मम्मा से बात करनी है? आपके भी कर। चलो हेल्प करो। हाँ हिमानिश तू हेल्प कर। रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं किसके टर्न थी? यश की। चल यश, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस, इज इट करेक्ट? माइनस आएगा डेल्टा HNO, HI स्टोइकियोमेट्री कितनी है? आगे डेल्टा, डेल्टा। अब क्वेश्चन में रीड करना क्या गिवन है। द कंसेंट्रेशन ऑफ HI डिक्रीजेस फ्रॉम, पूरी वैल्यू ना देकर आपको HI की कंसेंट्रेशन में चेंज दे रखा है फ्रॉम 0.5 to 0.4। हाउ दिस क्वेश्चन इफ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन? पिछले क्वेश्चन में आपको सीधा रेट ऑफ चेंज ऑफ HI दिया होता था, इसमें आपको बता रखा है कि HI की कंसेंट्रेशन कहां से कहां डिक्रीज हो रही है, फ्रॉम 0.5 to 0. तो चेंज कैसे आएगा? 0.4 माइनस कितने टाइम में? 10 मिनट्स में। अभी तक हम जितने क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें हमें सीधा रेट ऑफ चेंज दे रखा होता था, मतलब हम सीधा डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T की वैल्यू पुट कर देते। बातें मत करो प्लीज। हाउ दिस क्वेश्चन इफ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन? इसमें बता रखा है कि जो HI है उसकी कंसेंट्रेशन 0.5 से किस में चेंज हो रही है? हरमन 0.5 से किस में चेंज हो रही है, कितने टाइम में? तो हमें डेल्टा T की वैल्यू अलग पुट कर रखनी है और डेल्टा HI भी खुद फाइंड आउट करना है, फाइनल माइनस। पिछले क्वेश्चन में हमें सीधा रेट ऑफ चेंज दे रखा होता था कि HI इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ, तो हम सीधा डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T की वैल्यू पुट कर देते। ऑल्सो अगर कोई बच्चा ये इक्वेशन ही ना लिखे, वो सीधा देखे कि HI की कंसेंट्रेशन 0.4 से 0.5 में चेंज 10 मिनट, तो भी आंसर गलत आएगा क्योंकि वो स्टोइकियोमेट्री इग्नोर कर देगा। इसलिए एक्सप्रेशन लिखना ही लिखना है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि हम सीधा रेट ऑफ चेंज निकाल देते हैं कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन 0.5 से 0.4 हो रही है, चेंजेस 0.4 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय टाइम। डायरेक्ट करने से भी गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम तब कर सकते हैं अगर उस रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री 1 हो। अगर जिस रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में बदलाव दे रखा है उसकी स्टोइकियोमेट्री 1 नहीं है, तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए पहले एक्सप्रेशन लिखो, फिर देखो कि गिवन क्या है। क्या गिवन है जैनित? किसकी कंसेंट्रेशन में बदलाव दे रखा है? HI फ्रॉम 0.5 टू इन 10
लेकिन हम बार 2 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो एक्सप्रेशन में ही है। किस वजह से? क्योंकि उसकी स्टोइकियोमेट्री क्या थी? तो एक्सप्रेशन लिखोगे तभी सही होगा। और अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि मैम रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, HI की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हम इसको लिखते ही नहीं, मत लिखो, कोई चक्कर नहीं है। बट वो मैं रिकमेंड करती हूँ कि एक बार पूरा एक्सप्रेशन लिख लिया करो। सॉरी हरमन, आर यू फॉलोइंग माई पॉइंट? कि अगर आपको लगता है कि मैम अगर हमें HI का ही चेंज दे रखा है, हम सीधा रेट ऑफ रिएक्शन को HI की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं, वाई आर वी एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ H2 एंड I2? यू कैन डू दैट, बट कई बार क्वेश्चन में सब पार्ट्स होते हैं कि हमें H2 के बारे में भी निकालना होता है, I2 के बारे में भी निकालना होता है। तभी मैं कहती हूँ कि स्टार्टिंग में पूरा एक्सप्रेशन ही लिख लिया करो, दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू। तो आज की जो एक्सरसाइज आएगी उसमें इस तरह के क्वेश्चन होंगे। आपको पहले रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करना होगा, कई बार रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा, कई बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालने होंगे। विल यू बी एबल टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन? यस, एंड प्लीज डू रोज का रोज। अभी परसों ना बाय चांस मेरे पास एक गर्ल है, सुन लो परम, 2-3 साल पहले एक लड़की आती थी। अब वो मोहाली में कोई नया मेडिकल कॉलेज खुला, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, तो वो वहां से MBBS कर रही है। तो वो मेरे को केमिस्ट्री के नीट के मॉड्यूल्स देने आई थी। बाय चांस 11th का बैच चल रहा था, तो मैंने उसको बोला कि बच्चों को बता दो कि तुम कैसे पढ़ी हो। उसने कोई बायो की ट्यूशन नहीं रखी थी 11th 12th में, सेल्फ स्टडी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री शी वाज विद मी। उसकी वर्डिंग्स हैं कि बच्चों को बस रोज का रोज ट्यूशन का काम कर लो और कुछ नहीं करना, कोई फालतू चीजें मत करो। कि रोज का रोज जो ट्यूशन का काम है ना, अगर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तीनों सब्जेक्ट का, उससे भी तुम देखो, वो उसने नीट क्लियर करके शी इज डूइंग मेडिकल, MBBS कर रही है, और तुमसे स्कूल के एग्जाम से क्रैक हो रहे। सिर्फ रोज का काम और कुछ नहीं करना, नथिंग एल्स। आंसर तो बता दो ना लायको। अब आपका पहला टेस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का किस टॉपिक का है मैं व्हाट्सएप कर दूंगी, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ओके,